स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, वेलकम ऑल ऑफ यू एट मोशन ऑनलाइन। और मैं हूँ आपकी रसायन विज्ञान की अध्यापिका करीना। और केमिस्ट्री में हमने शुरू किया है हमारा चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी का, जिसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री, पृष्ठ रसायन। पृष्ठ रसायन पर लास्ट क्लास में हम 4 लेक्चर्स तक इसको डिटेल में पढ़ चुके हैं। मैंने आपको बताया था 4 डिविजन्स में हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। पहला टॉपिक था अधिशोषण, जिसके ऊपर हमने अपना लेक्चर 1, 2, 3 किया, जिसमें हमने अधिशोषण के प्रकार, अधिशोषण के अनुप्रयोग और काफी मुद्दों पे हमने चर्चा की। सेकेंड टॉपिक है इस चैप्टर का उत्प्रेरण। उत्प्रेरण में उत्प्रेरण की परिभाषा, समांगी और विषमांगी उत्प्रेरण क्या होता है, ये हम लेक्चर 4 तक कवर कर चुके हैं। आज लेक्चर नंबर 5 में हम विषमांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत देखेंगे कि कैसे विषमांगी उत्प्रेरण के केस में अधिशोषण सिद्धांत जो है वो लागू होता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम एक नई चर्चा करेंगे कॉलॉइड्स के बारे में। हमें इसमें इमल्शन के बारे में भी पढ़ना है। इसके अलावा हम इस चैप्टर में साबुन का निर्माण कैसे होता है, साबुन अपना कैसे मिसल बनाता है और अपना वर्क करता है, ये भी हमें इस चैप्टर में सीखना है। तो शुरू से मैं यही बात बोल रही हूँ कि ये जो आपका चैप्टर है ना, कंप्लीटली थ्योरी बेस्ड चैप्टर है। तो एवरीथिंग इन दिस चैप्टर यू हैव टू रिमेंबर ओनली। ओके, याद रखना है और उसी के अकॉर्डिंग अपने आंसर्स को लिखना है। कोई न्यूमेरिकल नहीं है और कोई कैलकुलेशन पार्ट नहीं है, तो इट विल बी इजी कि हम इस चैप्टर में अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकें। ओके, तो शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जिसका नाम है विषमांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत। पहली बात, विषमांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत। अधिशोषण सिद्धांत की तो मैं बाद में बात कर लूंगी, पहले मैं एक टॉपिक लेके चलती हूँ, विषमांगी उत्प्रेरण। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया कि विषमांगी उत्प्रेरण एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें आपके अभिक्रियक और उत्प्रेरक दोनों की अवस्थाएं कैसी होती है, दोनों की अवस्था भिन्न भिन्न होती है। समान अवस्थाओं में, समान प्रवस्थाओं में वो नहीं पाए जाते। बेस्ट एग्जाम्पल, हैबर्स प्रोसेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। हैबर प्रोसेस से हमने अमोनिया बनाया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को हमने लिया, अमोनिया बना। नाइट्रोजन हाइड्रोजन दोनों गैस थी, लेकिन यहां पर जिस उत्प्रेरक को मैंने प्रयोग में लिया वो था हमारा, क्या था, लोहे को। लोहे की धातु हमने ली, तो धातु हमेशा सॉलिड होती है, तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस हो गए और लोहा आपका सॉलिड हो गया। तो हमने बोला कि अभिक्रियक और उत्प्रेरक दोनों की अवस्थाएं कैसी हुई, दोनों की अवस्थाएं भिन्न हुई, इसीलिए ये कैसा उत्प्रेरण हुआ बच्चों, ये आपका विषमांगी उत्प्रेरण हुआ। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर? चलो, पढ़ना क्या है कि विषमांगी उत्प्रेरण है ना, उसका अधिशोषण सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, अब विषमांगी उत्प्रेरण का जो सिद्धांत है कि मतलब ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये हमको जानना है। तो हम इसको एक क्रिया विधि से स्पष्ट करेंगे। प्राचीन सिद्धांत जो कि उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत कहलाता था, उसके अनुसार गैसीय प्रवस्था या विलयन में अभिक्रियक ठोस उत्प्रेरक के पृष्ठ पर अधिशोषित होते हैं। पृष्ठ पर अभिक्रियकों की सांद्रता में वृद्धि अभिक्रिया के दर को बढ़ा देती है, और ये जो अधिशोषण होता है ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। चलो, हमको पढ़ना क्या है, पहले ये कॉन्सेप्ट हम माइंड में क्लियर करके चलें कि हमने विषमांगी उत्प्रेरण तो देख लिया, अब इसको लिंक किया है एड्सॉर्प्शन से, अधिशोषण से। अधिशोषण का मतलब है कि सपोज करो कि गैस है, वो सॉलिड की सतह पर आकर अधिशोषित हो गई। ठीक है, यही हमने अधिशोषण में पढ़ा। अब क्या होता है कि जो प्राचीन सिद्धांत था उत्प्रेरण का, तो उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत क्या कहलाता था, उस सिद्धांत के अनुसार कि जब कोई गैसीय प्रवस्था या विलयन प्रवस्था में अभिक्रियक, किसकी बात कर रहे हैं ये रिएक्टेंट्स की बात कर। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं बच्चों आपके, अभिक्रियक। रिएक्टेंट्स अभिक्रियक होते हैं ना। ये अभिक्रियक में ये किस अवस्था में है, प्रवस्था या विलयन में अभिक्रियक, ये गैसीय अवस्था में। रिएक्टेंट किस स्टेट में है, गैसियस। या फिर विलयन, विलयन का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन वाली स्टेट।
सॉल्यूशन वाली स्टेट मतलब मैं बोलूंगी लिक्विड में भी हो सकता है, ठीक है। अब रिएक्टेंट्स के बाद बात कर लेते हैं कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट होता है हमारा उत्प्रेरक, यही होता है ना कैटलिस्ट। कैटलिस्ट हुआ बच्चों आपका उत्प्रेरक। अब ये उत्प्रेरक किस अवस्था में है? ये सॉलिड अवस्था में है, ठोस में, ठीक है। अब क्योंकि ये रिएक्टेंट गैस है और कैटलिस्ट आपका ठोस है, तो ये क्या करेगी गैस, ये ठोस पर जाकर अधिशोषित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अधिशोषित हो जाएगी, ठीक है। अब जब ये रिएक्टेंट कैटलिस्ट की सरफेस पर जाकर अधिशोषित होता है, तो आपको अच्छे से पता है कि जो सरफेस होती है उस पे अभिक्रियकों की सांद्रता में वृद्धि होने के कारण ये अभिक्रिया के दर को बढ़ा देती है। सिंपल सी भाषा में मैं बोलूं तो मैंने आपको बताया था कि कैटलिस्ट या उत्प्रेरक जो हैं उनका काम क्या है? उनका काम है कि उनको रिएक्शन की रेट को बढ़ाना है, किसी भी अभिक्रिया के दर को बढ़ाना है। तो आप देखो कि ये मेरे हाथ में गैस है, ठीक है, ये गैस है मतलब ये अभिक्रियक है। ये जो सरफेस है ना ये कैटलिस्ट है, ये सॉलिड है, ये उत्प्रेरक है। जब ये गैस इस सॉलिड की सरफेस पे जाके अधिशोषित होगी, तो ये गैस जब इस सॉलिड की सरफेस पे जाएगी ना, तो ये रिएक्टेंट्स की मात्रा को बढ़ा देगी, अभिक्रियकों की मात्रा को बढ़ा देगी। और जैसे ही रिएक्टेंट्स की मात्रा बढ़ गई ना, जो रिएक्शन की रेट है वो भी क्या होती जाती है? बढ़ती चली जाती है। तो गैस हमेशा किसके ऊपर अधिशोषित होगी? सॉलिड के ऊपर अधिशोषित होगी। ये गैस हमारा रिएक्टेंट है और ये जो सॉलिड है ये मेरा उत्प्रेरक है। अब अधिशोषण एक ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है, इसमें ऊर्जा अभिक्रिया की दर में प्रयुक्त हो जाती है। क्योंकि ये ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है, तो क्योंकि इसमें जो ऊष्मा निकली, जो हीट निकली, वो हीट किस में काम आ गई? इस रिएक्शन की रेट को बढ़ाने के काम में आ गई। इतनी पिक्चर क्लियर? सिंपल भाषा में मैंने बोला कि मैं आपको ऊष्मांगीय उत्प्रेरण पढ़ा रही हूँ, मतलब रिएक्टेंट और जो आपका कैटलिस्ट होगा उन दोनों की स्टेट डिफरेंट होगी ना, एक सॉलिड में होगा, एक गैस में होगा। तो जब भी कोई गैस सॉलिड की सरफेस पे जाके एब्जॉर्प्शन करता है, अधिशोषण करता है, तो आप देखोगे कि वो वहां पर जाके रिएक्टेंट्स की मात्रा को बढ़ा देता है। जब रिएक्टेंट की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो रिएक्शन की रेट ज्यादा हो जाती है। और क्योंकि ये एक ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है, इस प्रोसेस में जो हीट निकलेगी वो हीट क्या काम करेगी? वो हीट बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन को, रिएक्शन के दर को बढ़ाने का काम करेगी। क्लियर इतना? चलो अब हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है कि ये ऊष्मांगीय उत्प्रेरण है ना, इसका अधिशोषण सिद्धांत हम इसी को डिटेल में कंटिन्यू कर रहे हैं। उत्प्रेरण क्रिया को मध्यवर्ती यौगिक के बनने के पदों में वर्णित किया जा सकता है, जिसका सिद्धांत आपने पहले देखा है, लेकिन आधुनिक अधिशोषण सिद्धांत जो है वो क्या कहता है? आधुनिक अधिशोषण सिद्धांत में आप देखोगे कि कोई मध्य यौगिक निर्माण सिद्धांत और प्राचीन अधिशोषक सिद्धांत का संयोजन है। उत्प्रेरण क्रिया उत्प्रेरक की सतह पर केंद्रित होती है। दो तरीके हैं, ठीक है। हमेशा उत्प्रेरण के केस में जो आपका अधिशोषण है, ठीक है, अधिशोषण के दो सिद्धांत हैं। क्या क्या दो सिद्धांत हैं? एक तो पुराना वाला प्राचीन और एक नया वाला आधुनिक। अब बच्चों ये क्या कहता है कि जब यहाँ पर उत्प्रेरक की क्रिया होती है ना, तो यहाँ पर बीच में एक मध्यवर्ती यौगिक बनता है जिसको हम इंटरमीडिएट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट कहते हैं। तो यहाँ पर जो पुराना वाला, प्राचीन वाला और आधुनिक वाला है, दोनों सिद्धांतों को कंबाइन करके ही हम क्या पढ़ रहे हैं? इसका उत्प्रेरण का, ऊष्मांगीय उत्प्रेरण का हम क्या पढ़ रहे हैं? अधिशोषण सिद्धांत पढ़ रहे हैं। जो उत्प्रेरण क्रिया उत्प्रेरक की सतह पर केंद्रित होती है, ये क्या बोलेगा कि जो कैटालिसिस हो रहा है वो हमेशा किस पे होगा? वो हमेशा सरफेस पर ही आपको कैटालिसिस जो है वो देखने को यहाँ पर मिलेगा। क्रिया विधि में 5 पद सम्मिलित होते हैं। पहला, उत्प्रेरक की सतह पर अभिक्रियकों का विसरण। ठीक है, क्या हो रहा है? अभिक्रियक जाके उत्प्रेरक की सतह पर जा रहे हैं ना, तो उत्प्रेरक की सतह पर जब वो कैटालिस्ट की सरफेस पर जाते हैं तो उन अभिक्रियकों का विसरण। ठीक है। सेकेंड होता है आपका उत्प्रेरक की सतह पर
अभिक्रियक अणुओं का अधिशोषण, उत्प्रेरक की सतह पर जाकर अभिक्रियक के जो अणु हैं वो क्या करते हैं, अपना अधिशोषण। इस अधिशोषण के दौरान एक मध्यवर्ती द्वारा उत्प्रेरक की सतह पर रासायनिक अभिक्रिया का होना। पहली स्टेप, ये पूरी क्रियाविधि 5 स्टेप्स में होती है कि कैसे विषमांगी उत्प्रेरण में जो आपका अधिशोषण है उसका सिद्धांत लागू होता है। तो मैं बोल रही हूं कि ये जो पूरी स्टेप है, कितने प्रोसेसेस होंगे इसमें, इस पूरी स्टेप में आपको 5 स्टेप्स देखने को मिलेंगी। इस पूरे प्रोसेस में, पूरे प्रक्रम में 5 स्टेप्स में आपको बताऊंगी। पहली स्टेप मैंने क्या बोला कि जो अभिक्रियक आया उसने उत्प्रेरक की सतह पर अपना क्या कर लिया, विसरण कर लिया। दूसरा, उत्प्रेरक की सतह पर आके जो अभिक्रियक के अणु हैं वो क्या हो रहे हैं, वो अधिशोषित हो रहे हैं, तो उनका अधिशोषण। एक मध्यवर्ती निर्माण द्वारा उत्प्रेरक की सतह पर रासायनिक अभिक्रिया का होना। दोबारा समझेंगे, मध्यवर्ती निर्माण द्वारा उत्प्रेरक की सतह पर रासायनिक अभिक्रिया का होना, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जब आप अधिशोषण का सिद्धांत पढ़ोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक इंटरमीडिएट बनेगा। उत्प्रेरक की सतह पर उत्पादों का विशोषण होने के बाद सतह का दोबारा अधिक अभिक्रिया होने के लिए उपलब्ध कराना, अभिक्रिया उत्पादों का उत्प्रेरक की सतह से दूर विसरण। देखो, रिएक्शन हुई, मध्यवर्ती बना, अब क्या करती है, जो उत्प्रेरक की सतह होती है ना, वो अभिक्रिया करने के लिए क्या करती है, उत्पादों को दोबारा से अभिक्रिया करने के लिए क्या करवाती है, सतह उपलब्ध करवाती है। मतलब दोबारा रिएक्शन कर सकें, ये क्या करता है, कैटलिस्ट इनको सरफेस प्रोवाइड करवाता है। अब जैसे ही अभिक्रिया हो गई तो उत्पादों की सतह से वो क्या कर लेती हैं, दूर जाकर विसरण कर लेती हैं, क्योंकि जब वो रिएक्टेंट उनके ऊपर आते हैं पहले तो वो उसकी सरफेस पे आके विसरण करते हैं, और जैसे ही प्रोडक्ट बना वो क्या करते हैं, उसका दूर जाके विसरण करते हैं। तो 5 स्टेप्स में जो अधिशोषण होता है वो होता है विषमांगी उत्प्रेरण के केस में। तो विषमांगी उत्प्रेरण का जो अधिशोषण सिद्धांत है उनको हम इन 5 स्टेप्स में पढ़ते हैं। तो देखो कि कैसे हम इसको 5 स्टेप्स में करेंगे। सबसे पहले, मुक्त संयोजकता युक्त उत्प्रेरक पृष्ठ। क्या मतलब है इस बात का, ये आपका उत्प्रेरक का पृष्ठ है। उत्प्रेरक का पृष्ठ मतलब यहां पर जो बनी हुई है ना, ये आपकी कैटलिस्ट की सरफेस है। कैसी सरफेस है ये, कैटलिस्ट सरफेस। यहां पर आप देखते हो कि ये मुक्त संयोजकता युक्त उत्प्रेरक पृष्ठ है। इस बात का क्या मतलब हुआ कि ये जो कैटलिस्ट सरफेस बच्चों आपको यहां पर देखने को मिल रही है, इसमें कैसी वैलेंसीज हैं, ये फ्री वैलेंसीज हैं। कैसी वैलेंसीज हैं, फ्री वैलेंसीज हैं। अब जब आप यहां पर कोई भी अभिक्रियक के अणु लेके आए, तो देखो अभिकारी अणु कौन है यहां पर, A+B। हम क्या बोल रहे हैं, अभिक्रियक के अणु जो है इस कैटलिस्ट की उत्प्रेरक की सतह पर जाकर अटैक करेंगे। ये अटैक करेंगे तो देखो क्या होगा, ये इसकी सरफेस पे जाके सतह पर जाकर अधिशोषित हो जाएंगे। अधिशोषित होने के बाद यहां पर इसको जगह मिली तो A यहां जुड़ गया, B यहां जुड़ गया, ठीक है। तो हम बोलेंगे इस पहली स्टेप में तो क्या हुआ, कैटलिस्ट ने सरफेस प्रोवाइड की, किसको, रिएक्टेंट्स को, अभिक्रियकों को, कि वो आके उस पे अधिशोषित करें। अब अधिशोषित होने के बाद A और B यहां जुड़ गए। मैंने बताया आपको कि A और B आपस में केमिकल रिएक्शन करके कोई भी उनके बीच में रासायनिक अभिक्रिया होगी और A और B के बीच में देखो बॉन्ड बना, और ये जो यहाँ पर प्रोडक्ट बनाया ना, इसको हम क्या बोलते हैं, मध्यवर्ती। तो इसकी स्टेप क्या हो गई, इसकी स्टेप 3rd हो गई। हम बोल रहे हैं कि ये पूरी क्रिया आपको 5 स्टेप्स में देखने को मिलेगी। अब जो उत्पाद बना है उसके अणु पहले तो क्या करते हैं, उस कैटलिस्ट की सरफेस पे जाके विसरण करते हैं, ठीक है। जब वो स्टार्ट होती है ना रिएक्शन पहली बारी में, तो पहली स्टेप में जो अभिक्रियक के अणु होते हैं वो कैटलिस्ट की सरफेस पे जाके क्या करते हैं, वहां जाके विसरण करते हैं। लेकिन जैसे ही रिएक्शन खत्म होने वाली होती है, उत्पाद बन जाता है, तो वो दूर जाके विसरण करते हैं। तो देखो होगा क्या, जब उत्पाद के अणु बन चुके हैं
तो वो अपना विशोषण करेंगे। तो देखो ये आपका उत्प्रेरक ऐसा का ऐसा है, और जो उत्पाद बना पहले A+B था, इसने दूर जाके विस्तरण कर दिया और अब इसने A बॉन्ड B बना लिया, तो ये बन गया आपका उत्पाद। और ये कौन है? ये आपका उत्प्रेरक था जो अपन लेके चले थे, जो कि मुक्त संयोजकता से था, फ्री वैलेंसीज वाला स्टेट था। तो इस तरीके से अधिशोषण की अभिक्रिया विषमांगी उत्प्रेरण के केस में होती है। सबसे पहले जो आपका कैटलिस्ट है वो सरफेस प्रोवाइड करवाता है किसको? अभिक्रियक को, कि अभिक्रियक आए और उसके ऊपर आके अधिशोषित हो। जब वो अधिशोषित होता है तो आपस में केमिकल रिएक्शन करके बॉन्ड बना के वो एक मध्यवर्ती बनाते हैं। वो मध्यवर्ती बनाने के बाद जो अभिक्रिया होती है वो किसकी होती है? विशोषण की। जो विसरण होता है अणुओं का, तो उत्पाद के अणु उससे दूर जाके विसरण करते हैं, तो वो बन गया A बॉन्ड B। लेकिन जब पहले अभिक्रिया होती है तो अभिक्रिया के अणु उत्प्रेरक की सतह पर जाकर अपना विसरण करते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा अधिशोषण का सिद्धांत है किसके केस में? विषमांगी उत्प्रेरण के केस में। इतना क्लियर है बच्चों? चलिए